आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लगातार बजट को लेकर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए। एक बार फिर से हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजू भडाना साहब भी जुड़े हुए हैं। आप निदेशक हैं फोरेस डेवलपर के। हमारे साथ मुकेश शर्मा साहब भी जुड़े हैं। संस्थापक हैं आप QA इन्फोटेक के। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। टेक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। स्कूल्स के बारे में इनकी अच्छी नॉलेज है। इसके साथ ही हमारे साथ विनय राय साहब भी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर APN के। और कर्नल अजय स्वरूप साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बतौर अभय स्वरूप साहब बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमान का एक बार फिर से इस शो में स्वागत है। संजू साहब, एक बार फिर से शुरुआत आपके साथ करेंगे। अब देखिए, बात हम बजट को कर रहे हैं, बात हम लोगों के आशियाने उसके घर की कर रहे हैं। बात उसी से निकलकर आगे बढ़ी है कि भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी ये क्या बनकर निकल के सामने आएगा। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फोकस में रखते हुए इससे क्या कुछ फायदा निकल कर आ सकता है आपके नजरिए में? देखिए कुणाल जी, डेफिनेटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी एक तरीके से वहां रन होती है। और पूरी इकोनॉमी जब चलती है तो उस चीज का सभी लोगों को बेनिफिट मिलता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप दूंगा आपको कि आप जाइए, थोड़ा सा इसकी आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा। जैसे गोवा एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट में इतना काम हुआ है कि जितना पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ है। तो उसका कहीं ना कहीं मोटिव कहो या फिर कहीं ना कहीं उस चीज को लोगों ने सेकंड होम की तरह ट्रीट किया है। और गोवा में बहुत डेवलपमेंट हुई है। तो जब टूरिस्ट जाएगा या टूरिस्ट डेवलपमेंट होती है, और कहीं ना कहीं मैं जो रियल एस्टेट को जितना अब तक समझ पाया हूँ, 2020 के बाद इसका सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हुआ है। लोगों ने, चाहे वो कोविड आफ्टर कोविड इम्पैक्ट रहा हो, लोगों ने उस चीज पे बड़ा फोकस किया है। अब चाहे आप श्रीनगर, जम्मू कश्मीर इस तरफ की कहीं बात कर लें, तो इन्हीं सभी टूरिस्ट प्लेसेस पे अभी रियल एस्टेट को काफी उठाव मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसके यही रीजन है कि लोग उसे सेकंड होम के तौर पर उस चीज को समझते हैं। अब गोवा था टूरिस्ट पैलेस, और अब आप देखिए बहुत बड़ा रियल एस्टेट हब वो कहीं ना कहीं उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो रियल एस्टेट के बहुत वहां काम हो रहे हैं। तो ऐसे ही जितनी भी छोटी छोटी सिटीज हैं, वो जब एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को मन में सेकंड होम भी अपना समझ में आता है, वीकेंड प्लेस समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि छोटी सिटीज जैसे इसमें आया है कि 50 टूरिस्ट प्लेस उसमें डेवलप होने हैं, तो कहीं ना कहीं 50 में मैं कहता हूँ जी, अगर 10 में भी या 15 में भी रियल एस्टेट का कहीं काम होता है, तो उससे आप समझिए कि कितना फायदा और लोगों को भी होगा। संजू साहब, माफ कीजिएगा आपको टोक रहे हैं। आप लगातार गोवा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपका फोर्टे जो गुड़गांवा है, उसके बारे में आप कितना आशान्वित है? आपको लग रहा है कि इस टूरिस्ट स्पॉट डेस्टिनेशन इन सब का फायदा गुड़गांवा को भी मिलेगा? नहीं, देखिए मेरा कोई मोटिव ऐसे गोवा से वो नहीं था। मैं तो आपको एक एग्जांपल के तौर पर कुणाल जी बताया जी। बट गुड़गांव की भी लगते हुए कई ऐसे एरिया हैं, और इन चीजों का फायदा तो देखिए डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। अब आपने इसको लिमिटेड कर दिया गोवा तक, इसलिए भी पूछा गुड़गांव मैंने, क्योंकि वहाँ लोगों को घर खरीदने के लिए बहुत पसीने छुड़ाने पड़ते, बहुत महंगा है वहाँ रियल एस्टेट। देखिए वो तो अब मैं कुणाल जी है ना, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अदरवाइज उस पर भी मैं एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। अगर हम कहीं ना कहीं लंदन या फ्रांस या पेरिस जैसे जब शहरों की बात करेंगे, तो हम किसी से कम थोड़ी हैं। तो इंडिया में भी अगर मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, आई एम वेरी वेल इन अ फेवर ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज, बट हमारे पास सभी, जैसे रियल एस्टेट वाले बंदे कहते हैं ना जी, उनके पास सभी प्रोडक्ट होने चाहिए। चाहे उनके पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, ऑफिस स्पेसेस भी होना चाहिए, उनके पास रेजिडेंशियल टावर्स भी होने चाहिए। तो सेम कुणाल जी मेरा इस पे कमेंट है कि भाई हमारे पास अगर अफोर्डेबल है, तो हमारे पास लंदन, न्यूयॉर्क से कंपेरिजन करने के लिए बॉम्बे, गुड़गांव, बेंगलोर, ऐसी सिटी भी तो चाहिए जी। ऐसा नहीं है ना कि जी एक ही दिशा में हमें। चलिए, तो हमारी इंडिया का लंदन गुड़गांव को ही मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल है जी, और वी आर वेरी प्राउड फॉर दिस। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, मुकेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सर, अब देखिए, बजट घोषणा में MSME स्टार्टअप्स के लिए ऋण वृद्धि, डीप टेक फंड की स्थापना, आयकर राहत आदि कई चीजें शामिल हैं। इंडस्ट्री को आप कैसे इससे फायदा लेते हुए देख पा रहे हैं? आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, ये वेलकम स्टेप है, बट मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग जो है ना, थॉट लीडरशिप नहीं रखते हैं। हम लोग देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, उसको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो मतलब जो अभी हो रहा है वो ठीक है, बट अगर हम 2047 में विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो हमें
वो पेस चेंज करना पड़ेगा। हमको फॉरवर्ड थिंकिंग लेके उस हिसाब से अब एक्शन लेना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे को लगता है कि देखिए आईटी में जो इन्होंने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है, एआई के लिए बनाया है, डीप टेक के लिए बनाया है, दैट इज अ वेलकम स्टेप। बट गवर्नमेंट ने पिछले मैं 5 साल का बता सकता हूं कि स्टार्टअप में काफी प्रोग्रेस हुई है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम हैज वर्कड रियली वेल। पर मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि हमारे पास 14.5 लाख स्कूल्स हैं। क्या हमारा जो फ्यूचर है, भारत का जो भविष्य है, वो हमारे जो बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं वो बनाएंगे। आपके पास वो जो बच्चे हैं उनको सर्व करने के लिए क्या हमारे पास टैलेंटेड टीचर्स हैं? आपके पास ऑलमोस्ट मतलब 1 करोड़ तो टीचर होंगे ही होंगे। 14.5 लाख स्कूल्स हैं, तो मतलब गणित कर लीजिए। बट इतने टीचर्स को हम उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? आर वी प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर? गुड पॉइंट। तो वो मतलब मुझे लगता है कि अंटिल लास्ट ईयर हमारा जो बजट एजुकेशन में जाता था वो 4.5% के करीब जाता था। हमें कम से कम अब, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं अभी, मतलब फ्रॉम वेयर आई एम लुकिंग एट थिंग्स, तो हमको कम से कम 6.5-7% बजट एजुकेशन पे लगाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े और 2047 और देखिए, माफ कीजिए मुकेश सर, अब देखिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं बजट के बाद, सुना देते हैं आप। बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र
और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति, श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। साफ तौर पर उनका कहना है कि यह बजट कोई ऐसा वैसा बजट नहीं है, यह बजट पीपल्स बजट है, और उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बधाई दी है। क्या ये वाकई सपनों का बजट है जिस ओर प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं? लगातार हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं मुकेश शर्मा
मुकेश शर्मा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब देखिए सर, बात हो रही है स्टार्टअप्स की। अभी हमने सुना स्टार्टअप्स के ऊपर विशेष फोकस दिया जा रहा है। बात हो रही है एमएसएमई को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की। ये सब जो बातें हो रही हैं, इन बातों में धरातल पर उतरने वाली चीजें कितनी है, लोगों को यह समझने की भी जरूरत है कि ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, ये वाकई अच्छा अच्छा दिखेगा भी क्या। मुकेश सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। हाँ, तो कहने का मतलब ये स्टार्टअप्स के ऊपर जो फोकस किया गया है, आईटी के ऊपर जो फोकस किया गया है, इन सारी चीजों के ऊपर जो बढ़ चढ़ कर बात की गई है, और साथ ही आम बजट, पीपल्स बजट की भी चर्चा हो रही है, तो क्या इस तरह की चीजें होगी? अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्या बन पाएगा? स्टार्टअप्स में 27 सेक्टर को कर्ज देने की बात हो रही है, निर्यात जो होता है उसमें स्टार्टअप्स में, उसमें भी अच्छा खासा फोकस है। तो क्या ये सारी चीजें इतनी फिजिबल हैं, और ये हमें अगले बजट के पहले तक धरातल पर कितनी दिखती हुई नजर आ सकती है? मुकेश सर? हाँ जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए, जो आज बजट अनाउंस हुआ है, वो एक पॉजिटिव स्टेप है, पर मुझे लगता है कि वो इतना नहीं है कि जो हम एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं उसके लिए पर्याप्त है। उसका कारण ये है कि जो बजट एलोकेशन एजुकेशन में होना चाहिए वो वहां नहीं हो रहा है। हमने आईआईटीज में सीट बढ़ा दी। आप ये देखिए, आज की तारीख में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है। जो लोग डिग्री कर चुके हैं उनके पास जॉब नहीं है। तो हमें फोकस कहां करना चाहिए? हमें एक तो जो जॉब क्रिएशन है उस पे फोकस करना चाहिए, दूसरा जो जहां से प्राइमरी एजुकेशन है वहां पे फोकस होना चाहिए। हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उन पे मुझे लगता है कि जो हम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है। हमने ठीक है, हमने कहा ब्रॉडबैंड जो है वो विलेजेस में पहुंचेगा, बट उसके बाद डू वी हैव enough infrastructure? Do we have enough skill-based courses, digital infrastructure, digital programs that can feed into that? और जहां तक ये रीच है, इंटरनेट आज की तारीख में मतलब मुझे लगता है गांव-गांव हर एक के पास है, बट एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजिटल होना बहुत जरूरी है। और वहां पे हम पहुंच भी जाते हैं डिजिटल क्लासरूम लेके, तो भी उसके बाद मैं ये सोचता हूं कि कुछ चीजें, जैसे कि एक मुझे लगता है कि बच्चों को आप बचपन से कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है। वो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब और स्थापित करेंगे। बट हमारे पास 14,97,000 स्कूल्स हैं। आप 50,000 टिंकरिंग लैब से क्या मतलब इम्पैक्ट आएगा? मुझे वो समझने में थोड़ा परेशानी हो रही है। अच्छा, है ना? नहीं, तो ठीक है, तो मतलब बिल्कुल हर सेक्टर्स की अपनी अपनी डिमांड है, नीड है, और क्या हर सेक्टर को हर उस एस्पेक्ट में फायदा मिला है जिसकी वो कल्पना करते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, विनय राय साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर देखिए, बात हो रही है यूनियन बजट की। प्रधानमंत्री साहब ने उल्लेख किया कि ये पीपल्स बजट भी है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि ये बिहार बजट है। बिहार के लिए जिस तरह से सौगातों की बहार है, और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हाइंडसाइट में लोग कॉन्ग्रेचुलेट, थैंक यू भी बोल रहे हैं कि अगर सरकार में उनका दबाव इतना ज्यादा नहीं होता, वजन इतना ज्यादा नहीं होता, तो बिहार के लिए यह पिटारा क्या खुल सकता था? अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात बिहार की करें, मखाना बोर्ड की बात करें, ऐसे कई सारे लोक लुभावन वादे बिहार के लिए किए गए। क्या बिहार का चुनाव को भी रडार पर रखा गया है, या वाकई में बिहार का कुछ भला होने वाला है? देखिए, नवंबर में बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है। नो डाउट की सरकार का फोकस तो रहता ही है कि जिस राज्य में हमको चुनाव मैदान में उतरना है वहाँ जनता से कुछ बोल सके कि हमने आपके लिए किया क्या है। लेकिन अभी इसके पहले से टीचिंग की बात हो रही है। मैं उससे कहना चाहूंगा, जैसे आज की तारीख में हर गाँव में गवर्नमेंट का प्राइवेट प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे 25 से लेकर 35 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें 1 से 2 टीचर है। मेरा मत है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को जहाँ पर 35 बच्चे पढ़ते हो और 1 टीचर हो, क्यों पढ़ाना चाहेगा? वो पहली क्लास को पढ़ाएगा कि दूसरी को पढ़ाएगा कि तीसरी को पढ़ाएगा कि 5वीं को पढ़ाएगा, चौथी को पढ़ाएगा? करेक्ट। मेरा मत ये कि आप 4 से 5 गांव के बीच के जो स्कूल है उसको आंगनबाड़ी के साथ कोलैबोरेट करिए। हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र को सतर्क करिए। वहां पर प्ले ग्रुप जो स्कूल होते हैं उस तरह से उसकी परिकल्पना को साकार करिए। 4 से 5 गांव के बीच एक बड़े मॉडल स्कूल को डेवलप करिए जहाँ टीचर की तादाद अच्छी खासी हो।
जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मैथ पढ़ाए चाहे इंग्लिश पढ़ाए चाहे हिंदी पढ़ाए, तो तब गार्जियन का विश्वास बढ़ेगा अपने सरकारी सिस्टम पर। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आप मॉडल स्कूल बनाने के चक्कर में आप एक जगह कहीं दिखा देते हैं, लेकिन गांव-गांव में जो स्कूल खोल करके आप इस बात पर कभी रिव्यू नहीं करते हैं कि आखिरकार इसकी परिकल्पना कैसे पूरी करेंगे। एक तरफ आप मिड डे मील की बात करते हैं, हम दो बात कहना चाहते हैं। जी। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, समग्र विकास की बात होनी चाहिए, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो चाहे अर्बन डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हम रोजगार की बात करते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट में रोजगार आप देते हैं मनरेगा से। मनरेगा के मजदूर की पेमेंट कब आती है? आप अपने घर से कोई भी काम किसी श्रमिक से कराते हैं, आप सुबह काम करने आता है, शाम को उसको पेमेंट करते हैं। जो रियल एस्टेट वाले भी लोग अपने मजदूरों को पेमेंट करते हैं, उनका बड़ा काम होता है, तो एक या दो दिन होल्ड कर लेते हैं कि उनका लेबर अचानक चला नहीं जाए। हाँ। लेकिन आज की तारीख में मनरेगा का जो पेमेंट है वो 1 महीने से लेकर 2 महीने तक पेंडिंग रह रहा है। जी। तो कोई मजदूर क्यों काम करेगा? बिल्कुल। तो सुबह क्या काम करेगा, शाम को रोजी रोटी कैसे अपनी खाना पीने का इंतजाम करेगा? वही हाल मिड डे मील स्कीम का है। स्कूल का जो टीचर है वो पढ़ाने से ज्यादा इस बात से परेशान है कि बच्चों की दूध की व्यवस्था कहाँ करें, सब्जी की व्यवस्था कैसे करें, और उसके भी पेमेंट का प्रोसेस सेम, उसको भी 1 से 1.5 महीने बाद पेमेंट आ रहा है। तो कम से कम आप टीचर को टीचिंग का काम दीजिए, बाकी व्यवस्थाओं को सरल करिए, और शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सबको लेकर जो एक व्यवस्था है किसी भी प्रदेश और किसी भी देश की, उसको लेकर अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर गांव हर जिले में, आपने इसे यूपी में कहना चाहूंगा, आपने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो जिला अस्पताल का क्या हुआ? आपने जिला के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट। सबसे बड़ी व्यवस्था है कि आप वहाँ के डॉक्टरों की व्यवस्था क्या कर रहे हैं, कैसे मरीजों को आप ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, छोटे आपके CSC PSC होते हैं, उनको कैसे एम्पावर कर रहे हैं। बस जो सामान्य मरीज है वो सीधे जिला अस्पताल पहुंचता है। अब वो जिला अस्पताल को आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या उस मेडिकल कॉलेज के अंदर जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए है क्या? तो आप कोई घोषणा तो कर देते हैं, जमीन पर ये चीज देखना पड़ेगा कि वो सारी चीजें उतर पा रही या नहीं उतर पा रही। बिल्कुल। जब तक आप सभी चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक इंसान को शुरू में अच्छा लगेगा। आज हम भाषण सुन क्या रहा है, हमको बहुत अच्छा लगा। आबादी प्रधानमंत्री ने कहा कि टूरिज्म का हमारा फोकस है। हम उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं, हमको रामायण सर्किट उत्तर प्रदेश में, हमने कहा था ना, रामकृष्ण और संत यूपी के रहने वाले, मोहब्बत की नगरी ताजमहल यहाँ की, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट हमारे यहाँ सब कुछ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है, सड़क की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, चिकित्सा की बात आती है, तो किस तरीके से उसको सरकार इम्प्लीमेंट करती है और उसको किस निष्कर्ष तक लेके जाती है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत नोटवर्दी पॉइंट आपने बताया, और शायद यही हर किसी सरकार की मंशा भी होनी चाहिए कि सिर्फ बात ना हो, बातों पर अमल भी किया जाए। कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल स्वरूप साहब, देखिए, एक बात बोली जाती है कि अ नेशन शुड बी ऑलवेज बी रेडी फॉर अ वॉर, ये कहा जाता है, और वॉर से जुड़ी हुई बात होती है तो बात होती है वहां के डिफेंस की, वहां पर रक्षा बजट की। आपको क्या कुछ लगता है, जब हम लगातार कुछ ऐसे पड़ोसियों के साथ घिरे हुए हैं जो हमारी नाक में दम करते रहते हैं, चाहे चाइना की बात हो, रिसेंट दौर में बांग्लादेश भी उस श्रेणी में शामिल है, या चिर परिचित पाकिस्तान, आपको लगता है कि डिफेंस के सेक्टर में और कुछ होना चाहिए या फिर इतना पर्याप्त है, या डिफेंस को किस तरह आगे लिए जाना चाहिए आज की मौजूदा स्थिति में जब हर पल दुश्मन हमारे ऊपर नजर बनाए हुए है? मैं नेशनल कोई किसी भी देश की सिक्योरिटी उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जुड़ी होती है जी, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी वो डिफेंस सिक्योरिटी से जुड़ी हुई होती है। और डिफेंस सिक्योरिटी में 2 बड़े पैरामीटर आते हैं, एक इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिफेंस का होता है, और दूसरा जो उसके पीछे हथियार के पीछे व्यक्ति है, मैन पावर है, सोल्जर है। ये वाला जो बजट आया है इसमें पिछले साल 6,81,210 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया था, जबकि इसमें जो है 6,21,940 करोड़ का किया गया है, जो कि 9.5% एनहांस्ड है। तो जिससे दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप अहेड किया है डिफेंस बजट के एलोकेशन के लिए। लेकिन अगर धरातल पे उतर के आए तो मैं कहना चाहूंगा कि हमको गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है, और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में जी। और उसमें जो रिसर्च के लिए जो मैं अभी बजट आया, अभी थोड़ा समय हुआ, ज्यादा मैं देख नहीं पाया हूँ, 1% रखा गया है अमाउंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। वो मेरे हिसाब से ज्यादा किया जाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो
सोल्जर होता है उसके पीछे उसका मोरल काम करता है। करेक्ट। मोरल जब वो सर्विस में होता है या रिटायर्ड होता है। मैंने 36 साल इंडियन आर्मी में सर्व किया, 16 जगह रहा, अरुणाचल में रहा, JNK में रहा, पंजाब में रहा, राजस्थान में रहा। मोरल बहुत बड़ी बात होती है। तो एक सोल्जर जब होता है उसके घर में क्या स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है, और उसके लिए जरूरत ये है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना चाहिए सर्विंग सोल्जर को उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। और दूसरी बात, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए ECHS एक स्कीम है मेडिकल सपोर्ट की, उसमें बजट एलोकेशन अगर बढ़ाया गया है अच्छी बात है, लेकिन इतना बढ़ाना चाहिए जो कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, क्योंकि ये दोनों काम करने से एकदम सोल्जर का मोरल अप होता है, और उससे ये डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, मेरा मानना। नहीं, बिल्कुल, आपने जिस ओर इशारा किया है वो इशारा अपने आप में बताने के लिए काफी है, और यह भी बात इससे समझ में आती है कि भाई हर किसी के लिए कुछ कुछ होना बहुत हद तक जरूरी है। अदरवाइज ये समझ में आता है कि कुछ सेक्टर्स रह गए और कुछ अभी एड्रेस किए जाने बाकी हैं। एक क्विक क्लोजिंग मुकेश साहब आपसे भी ले लेते हैं। अब देखिए, विदेशी निवेश की बात होती है, इन सारी चीजों की बात होती है, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, ग्रामीण क्षेत्र की भी बात होती है, अब देखिए स्वास्थ्य की भी बात हो गई, डिफेंस की भी बात हो गई। आपको क्या लगता है, ये सारी चीजों को बिल्कुल एप्ट तरीके से एड्रेस किया गया है, या अभी भी काफी वक्त है जब ग्राउंड पर काम कर लिया जाए और उसके बाद उपलब्धियों को गिनाया जाए? मुझे लगता है अभी भी काफी वक्त है। जो जैसा बोला गया है वैसा ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है। जैसे विनय जी ने बताया, मतलब वो तो स्कूल के क्षेत्र में बता रहे थे, मैं IT के हिसाब से बताऊं तो IT में अभी इंडिया में सर्विसेज ज्यादा हैं। आज के बजट में मुझे IT के लिए स्पेसिफिकली बजट नहीं दिखा। आपने जो बजट एलोकेट किया है वो डीप टेक और AI और इनके लिए जो करा है वो स्टार्टअप्स के लिए है ना, बट IT स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्री ऑलरेडी है उनको क्या आपने बेनिफिट दिया है, उनके लिए आगे क्या है? मतलब वो तो जैसे अपनी जितनी भी IT सर्विसेज कंपनी हैं उन्हीं की वजह से जो ये 1990s से जो चेंज आया था, इतना जो IT आगे बढ़ा है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, लेट श्री देवांग मेहता जी जो नेस्कॉम के थे, द वर्क दैट जो उन्होंने और राजीव गांधी जी ने किया उसकी वजह से IT यहाँ पहुंचा। अब जो आज जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से हम 10 साल के बाद रिजल्ट देखेंगे। तो जो ये स्टेप है डीप टेक फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये अच्छा स्टेप है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या जो राशि दी गई है वो पर्याप्त है, तो मुझे नहीं लगता कि राशि पर्याप्त है। बिल्कुल। एक क्विक क्लोजिंग विनय सर आपसे भी, अब आप भी ये बता दीजिए, क्या आम आदमी जो सपने संजोकर बैठा था, आप इसे आम आदमी का बजट मानते हैं, सपनों का बजट मानते हैं? आप इसे एक 10 पॉइंट स्केल पर यदि आपको देने हो अंक मौजूदा परिस्थिति में मोटा मोटी सतही तौर पर, तो कितना दे पाएंगे? नहीं, देखिए, अगर सही तौर पर देना हो तो आम आदमी का और खास तौर से जो मिडिल क्लास सर्विस क्लास होता है उसको एक ही चीज से पता होता है कि हमको टैक्स रिबेट कितना मिला। वो चीज की उसके लिए बल्ले बल्ले है, उसको लग रहा है कि कहाँ 7 कहाँ 12 लगा, उसके लिए अच्छा है। लेकिन हम जो बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं, पूरे समग्र विकास की बात करते हैं, चाहे वो डिफेंस कोर हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री ग्रोथ हो, तो हर चीज की बात करते हैं। और इस समय एग्रीकल्चर खासतौर से फोकस रखा है गवर्नमेंट ने। लेकिन वही चीज है, आज अभी घोषणाएं हुई है, इसको इम्प्लीमेंट कर ले लीजिए, उससे चीजें समझ में आएंगी। कोई ये रोड मैप है केवल, ये कोई 140 करोड़ देश को आप एक साल के बजट से नहीं कहते, लेकिन रोड मैप उन्होंने दिखाने की जरूर कोशिश की है। हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारा पर्याप्त भारत कैसे सशक्त हो, मजबूत हो, रोजगार के लिए जरूर अवसर और तलाशने होंगे, तभी जाकर के लड़का पढ़ तो लेगा, लेकिन रोजगार नहीं होगा करेगा क्या? बेशक, उस दिशा में सरकार को काम करना है। बेशक। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट जैसे इस विषय पर अपने अपने विचारों को हमारे दर्शकों के सामने प्रकट करने के लिए। तो अब देखिए, जो बजट आना था वह तो आ गया, यह बजट क्या वाकई धरातल पर उतर पाएगा, और क्या उसी गति से उतर पाएगा जिसकी हम सब कल्पना कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अच्छी बातें तो कर दी गई हैं, लेकिन अच्छे कार्य को दिखना भी बेहद जरूरी है, ताकि अगले बजट के समय हम उसके पुराने इतिहास को कुछ स्वर्णिम अक्षरों में टटोल सके। फिलहाल बजट के हमारी इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि आगे की जो बातें निकलकर सामने आएगी वह भी उसके मायने दूर तलक जाएंगे।
इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।